नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। आईआरएस शशांक यादव को कोटा एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी अपडेट है। गाड़ी में मिले थे 16,32,000 नकद। अफीम फैक्ट्री नीमच का महाप्रबंधक है शशांक। ये बड़ी कार्रवाई हुई है, गिरफ्तार उसको कर लिया गया। 16,32,410 रुपए की नकदी के साथ उसको धर दबोच लिया गया है। 3 राज्यों तक फैला था नारकोटिक्स में तैनात यादव का वसूली नेटवर्क। शशांक यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 राज्यों तक फैला था नारकोटिक्स में तैनात यादव का वसूली नेटवर्क। गाजीपुर यूपी में नारकोटिक्स महाप्रबंधक यादव के पास नीमच फैक्ट्री का भी चार्ज था। मध्य प्रदेश के नीमच में है अफीम जांच की प्रयोगशाला। अफीम काश्तकारों से वसूली की नकदी के साथ कोटा राजस्थान में धरे गए यादव। पूछताछ लगातार हो रही है। एसीबी के एएसपी ठाकुर चंद्रशील ने फर्स्ट इंडिया को बयान दिया। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक मेवाड़ के अफीम किसानों से वसूली थी ये नकदी, ये कहा गया है। अब लगातार उससे पूछताछ हो रही है। फर्जी प्रसार संख्या दिखाने वाले अखबारों पर शिकंजा। दिल्ली में 6 अखबारों पर सीबीआई का शिकंजा। अर्जुन टाइम्स, हेल्थ ऑफ भारत और दिल्ली हेल्थ अखबारों पर शिकंजा। अखबारों के मालिक हरीश लांबा, आरती और अश्विनी कुमार को गिरफ्तार किया गया। डीएवीपी के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। यह अखबार केवल 100-150 प्रतियां छापकर दिखा रहे 1 से 1.5 लाख की प्रसार संख्या। अब सीबीआई ने इन 6 अखबारों की प्रिंटिंग प्रेस पर छापा मारा और दिल्ली के झंडेवाला स्थित प्रिंटिंग प्रेस पर छापा मारा गया। सीबीआई की पूछताछ में प्रिंटिंग प्रेस के मालिक दर्शन सिंह नेगी ने राज खोले हैं कई। उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस के पते से नहीं हो रहा कोई समाचार पत्र प्रकाशित। उन्होंने कहा है बिजली के बिल और प्रिंटिंग घंटों से भी नहीं प्रमाणित हो रही प्रसार संख्या। वर्ष 2016 से वर्ष 2019 तक ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। इन अखबारों पर कुल 62,24,000 के विज्ञापन प्राप्त करने का आरोप है। अब इस पूरे मामले से जुड़े जानकार सूत्रों ने खुलासा किया है। कहा कि फर्जी प्रसार संख्या दिखाना मीडिया जगत में आम बात है। प्राय सभी राज्यों और दिल्ली में हो रहा ऐसा। अखबार वाले पहले डीएवीपी से प्राप्त करते प्रसार संख्या और रेट कार्ड और फिर राज्यों के डीआईपीआर उसी आधार पर बिना जांच किए ही उस प्रसार संख्या और रेट को कर देते सर्टिफाइड। डीआईपीआर के अफसर और कर्मचारी कभी नहीं करते प्रसार संख्या की प्रमाणिकता की जांच और पिछले कई वर्षों से पूरे देश में गोरखधंधा यही चल रहा है। अब दिल्ली में सीबीआई की धरपकड़ से राज्यों के कान खड़े हो गए हैं। राज्यों में फर्जी प्रसार संख्या दिखाने वाले अखबारों में हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी सीबीआई ऐसी कार्रवाई कर सकती है। जानकारी ये भी मिल रही है सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली से बाहर भी महाराष्ट्र में, एमपी में और उत्तर प्रदेश में भी सीबीआई इस तरीके की कार्रवाई कर सकती है, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। राज्यों में फर्जी प्रसार संख्या दिखाने वाले अखबारों पर डंडा होगा। हड़कंप मचा हुआ है। अपनी अपनी तैयारी सभी जो अखबार प्रसारित करते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई किसी को माफ नहीं करने वाली, ये कहा जा रहा है। दिल्ली से बाहर भी, वो महाराष्ट्र है, एमपी है, यूपी है, वहां पर कार्रवाई की तैयारी सीबीआई की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस का मिशन 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो रहे ऑपरेशन। कांग्रेस का मिशन 2024 तेज हो चुका है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो रहे ऑपरेशन। पंजाब के बाद अब अगला उत्तराखंड का नंबर है। उत्तराखंड में नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाएगा, ऐसी कवायद शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ को सीएलपी लीडर बनाने की चर्चा है। फिलहाल प्रीतम सिंह का नाम चर्चाओं में है, हालांकि उनके नाम पर हरीश रावत एकमत नहीं है, वो सहमत नहीं है। दूसरी ओर पीसीसी चीफ पद पर ब्राह्मण लाया जाएगा, ऐसी भी खबरें चल रही हैं। अभी कांग्रेस के जितने भी पीसीसी चीफ हैं उनमें एक भी ब्राह्मण नहीं है और इसलिए गुजरात और उत्तराखंड में ब्राह्मण अध्यक्ष बनाने की चर्चाएं चल रही हैं चुनाव के लिहाज से। गुजरात पीसीसी भी बड़े बदलाव की ओर अग्रसर है। अब गुजरात में बदलाव, लेकिन उससे पहले 2022 में विधानसभा के चुनाव उत्तराखंड में होने हैं। खबर यह है कि उत्तराखंड में कुछ बदलाव चुनाव से पहले देखे जा सकते हैं। इसीलिए भी हम कह रहे हैं कि कांग्रेस का मिशन 2024 चल रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, आम चुनाव के मद्देनजर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तमाम ऑपरेशन अलग अलग राज्यों में हो सकते हैं। पंजाब के बाद अब अगला उत्तराखंड का नंबर है। पंजाब का सुलह फॉर्मूला निकलेगा, पंजाब में सब कुछ ठीक होगा पंजाब कांग्रेस में। उसके बाद खबर ये कि उत्तराखंड का नंबर आने वाला है। उत्तराखंड में नया कांग्रेस अध्यक्ष जल्द ही बनाया जाएगा।
पीसीसी चीफ को सीएलपी लीडर बनाने की भी चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल प्रीतम सिंह का नाम चर्चाओं में है, लेकिन उनके नाम पर हरीश रावत एकमत नहीं है, ऐसी भी खबर है। दूसरी ओर पीसीसी चीफ पद पर ब्राह्मण लाया जाएगा, ऐसी भी कवायद हो सकती है कांग्रेस के भीतर। अभी कांग्रेस के जितने भी पीसीसी चीफ है अलग अलग राज्यों में, उनमें एक भी ब्राह्मण चेहरा नहीं है और इसलिए भी गुजरात और उत्तराखंड में ब्राह्मण अध्यक्ष बनाने की चर्चाएं हैं। गुजरात पीसीसी भी बड़े बदलाव की ओर आगे बढ़ रही है। शुरुआत उत्तराखंड से होगी। पंजाब बैलेंस, नवजोत सिंह सिद्धू बनेंगे पंजाब पीसीसी चीफ, ये बड़ा सवाल है। अभी भी पटाक्षेप होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पंजाब बैलेंस, नवजोत सिंह सिद्धू क्या पीसीसी चीफ बनेंगे पंजाब के, ये बड़ा सवाल है। सिद्धू के नीचे होंगे 2 कार्यकारी अध्यक्ष। कहा जा रहा है कि एक फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी रह गया है। ये होंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह के पसंद के जो 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। 2 में से एक दलित वर्ग से बनाया जाएगा कार्यकारी अध्यक्ष, ऐसी भी खबर है। सुनील जाखड़ को लाया जा सकता है केंद्रीय राजनीति में। खबर ये कि जो अभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है पंजाब के सुनील जाखड़, उनको केंद्र में कोई जगह मिल सकती है, केंद्रीय राजनीति में उनको लाया जा सकता है। माना यह भी जा रहा है कि अलकमान की पहल पर कैप्टन ने लगा दी है मुहर। खबर ये कि जो अलकमान चाहता है उसी पर कैप्टन ने अपनी रजामंदी दे दी है, मुहर लगा दी है। मंत्रिमंडल में भी रखा जाएगा सिद्धू की पसंद का ख्याल। जातीय क्षेत्रीय समीकरण आधारित होगी नई मंत्रिपरिषद। और खबर ये कि जल्द से जल्द ये मसला सुलझे पंजाब का, यही कवायद, यही कोशिश है अलकमान की। पंजाब के सियासी घमासान का लेटेस्ट अपडेट आपको देते हैं। पंजाब कांग्रेस में कलह खत्म या क्लाइमेक्स अभी बाकी है। पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो चुका है या फिर होने वाला है, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। सवाल ये हरीश रावत से मीटिंग के बाद बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहा सोनिया का हर फैसला मंजूर है, जो सोनिया गांधी कहेंगी वही होगा, उनका फैसला सर्वोपरि है। कुछ मुद्दे रावत के आगे उठाए हैं और उन्होंने भरोसा दिया है कि वो इस मुद्दे को अलकमान के सामने उठाएंगे। वहीं मीटिंग के बाद नवजोत सिंह सिद्धू मिल रहे मंत्री और विधायकों से लगातार तस्वीरें आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस के पंजाब में प्रदेश प्रधान की औपचारिक घोषणा का इंतजार लगातार हो रहा है। जाखड़ से मुलाकात के बाद जब सिद्धू उनके साथ बाहर निकले, जाखड़ ने एक दूसरे को गले लगाया। जाखड़ और सिद्धू ने एक दूसरे को गले लगाया। जाखड़ ने सिद्धू को शुभकामनाएं दी और इस दरमियान सिद्धू ने कहा ये बैठक बड़ों का मार्गदर्शन लेने के लिए हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि सिद्धू की पंजाब प्रधान के तौर पर ताजपोशी जल्द ही हो सकती है या फिर तय है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट का सभी इंतजार कर रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर एनआईवी की रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। वैक्सीन के बाद डेल्टा वेरिएंट से मौत का खतरा 99% तक कम है। ये एनआईवी की रिपोर्ट है जिसमें खुलासा हुआ है। रिसर्च में बड़ा खुलासा किया गया कि वैक्सीन के बाद डेल्टा वेरिएंट से मौत का खतरा 99% तक कम है। सरकार से लेकर हेल्थ वर्कर्स तक सभी मान रहे इसे बड़ा हथियार। वैक्सीनेशन के बाद 9.8% संक्रमित ही हुए अस्पताल में भर्ती, जबकि वैक्सीनेशन के बाद केवल 0.4% संक्रमितों की मौत हुई। ऐसे में कोरोना के संक्रमण से बचने का वैक्सीनेशन ही एकमात्र रास्ता, एकमात्र हथियार है। उसमें भी वैक्सीन का दूसरा डोज जो है उसको काफी अहम बताया जा रहा है। दोनों डोज नहीं लगने तक खतरा नहीं माना जा सकता कम। फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार का वैक्सीनेशन को लेकर पूरा जोर है। कोशिश यही की जा रही है कि अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेट हों ताकि जो डेल्टा वेरिएंट से खतरा बढ़ गया है, खबर ये है कि तीसरी लहर आ सकती है डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही। अब एनआईवी की जो रिसर्च रिपोर्ट है उसमें खुलासा ये हुआ कि वैक्सीनेट अगर लोग होंगे तो अस्पताल में भर्ती होने के चांसेस 99% तक कम हो सकते हैं। इसलिए सभी को वैक्सीन लगवानी है, इसकी लगातार अपील भी सरकारें कर रही हैं। मुख्यमंत्री गहलोत की किसानों को बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की गई है, इसलिए हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री के किसानों को बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत, कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर अनुदान मिलेगा। प्रतिमाह 1000 रुपए अनुदान देगी सरकार, अधिकतम 12,000 रुपए का अनुदान मिल सकेगा। योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू होगी और द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था से बिल जारी किए जाएंगे। अनुदान मीटर और फ्लैट रेट श्रेणी दोनों में ही दी जाएगी और अनुदान संबंधित उपभोक्ता पर बकाया नहीं होने पर भी दी जाएगी। यदि किसी माह उपभोक्ता की पुनर्भरण राशि 1000 से कम होती है तो शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के आगामी महीनों में होगा। विद्युत दुरुपयोग या चोरी के दोषी को नहीं मिलेगा अनुदान। उपभोक्ता को विद्युत खाता संख्या से आधार और बैंक खाता संख्या जुड़वाना होगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने ब्यूरोक्रेसी को नसीहत दी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने ब्यूरोक्रेसी को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र को प्राथमिकता के आधार पर लागू करें। सरकार का जनता से किया हुआ वादा है, इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए, साफ तौर से नसीहत दे दी है।
अधिकारियों को। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र को प्राथमिकता के आधार पर लागू करे। सरकार का जनता से वादा है, इसमें किसी प्रकार की कोताही, हीला हवाली, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। 20 साल पहले जब मैं पहली दफा सीएम बना था तब ये परंपरा शुरू की थी। सरकार बनने के बाद कांग्रेस के घोषणा पत्र को पहली कैबिनेट में मंजूरी दी। मुख्यमंत्री गहलोत ने की पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की तारीफ। उन्होंने कहा कि पीसीसी से सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की हो रही कवायद। हम साथ साथ हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का सौहार्दपूर्ण साथ। बात कलराज मिश्र और अशोक गहलोत की चौथी दफा वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए साथ में आज खुद राज्यपाल मिश्र ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमूमन राज्यपाल और सीएम कार्यक्रम में साथ नहीं दिखाई देते, नहीं होते, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि प्रदेश में चौथी मर्तबा हम साथ साथ हैं। राज्यपाल ने कहा कि ये परस्पर सौहार्द का बड़ा उदाहरण है और ये संदेश है कि साथ मिलकर प्रगति पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है। वाकई राज्यपाल और मुख्यमंत्री का रिश्ता काफी सौहार्दपूर्ण है। कलराज और गहलोत करते हैं एक दूसरे का बड़ा सम्मान। वक्त वक्त पर हर मंच पर दिखाई भी देता है जब दोनों ही साथ में होते हैं। दोनों ही खुले मन से एक दूसरे की कई दफा तारीफें भी कर चुके हैं। नियमित अंतराल से राजभवन जाते रहते हैं मुख्यमंत्री गहलोत और इसलिए दी जाती है राजस्थान की शुचितापूर्ण राजनीति की मिसाल। अब लगातार वक्त वक्त पर ऐसा अक्सर अलग अलग राज्यों में दिखाई नहीं देता कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल एक मंच पर दिखाई दें, लेकिन राजस्थान में अक्सर आप देखते हैं कि राजभवन जब भी मौका मिलता है खुद सीएम पहुंच जाते हैं और इस बात का जिक्र राज्यपाल ने भी किया है। उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य है कि प्रदेश में चौथी दफा वो साथ हैं मुख्यमंत्री के। आरएएस परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री गहलोत की बधाई। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके पास हुए अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आरएएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी अभ्यर्थियों की मेहनत का परिणाम है। वो प्रदेश और देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक में सफल हो सके। मैं इन सभी अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनकी सफलता की कहानियां मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी तक आज पहुंच रही हैं और अन्य विद्यार्थियों को प्रेरित कर रही हैं। आरएएस में चयनित हुए सफाई कर्मी, दिव्यांग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और अन्य विषम परिस्थितियों के बावजूद सफल हुए अभ्यर्थियों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं, जिन्होंने तमाम मुश्किल हालातों से लड़कर अपना मुकाम हासिल किया है, रास्ता साफ किया है, वो सभी बधाई के पात्र हैं। सीएम ने ट्वीट किया, सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं आगे की पारी के लिए। के बाद एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नाथद्वारा के रापचा गांव में संत मोरारी बापू की रामकथा में आज लगा प्रदेश के दिग्गज राजनेताओं का जमावड़ा। विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, वहीं राजेंद्र यादव, आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत भी सपरिवार यहां पर शरीक हुए। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़, रणदीप धनखड़ भी यहां पर पहुंचे। कथा में शरीक होने के लिए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक दीप्ति माहेश्वरी, बलजीत यादव ने भी रामकथा यहां पर सुनी। आदर्श गौशाला में चल रही संत मोरारी बापू कथा का समापन कल होगा। तमाम बड़े दिग्गज यहां पर एक जार्जन पर दिखाई दे, एक साथ बैठे हुए सभी ने रामकथा सुनी। उसी वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने। प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने उदयपुर नगर निगम में बैठक ली। उदयपुर और कोटा संभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक को फायदा मिल जाने तक जारी रहेगा अभियान और उदयपुर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में देश में 5वें नंबर पर आने पर बधाई भी दी। साथ ही भाजपा शासित निगम के महापौर पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित कोई भी राज्य का शहर नहीं आ पाया टॉप 5 में। मंत्री धारीवाल ने क्रिकेट स्टेडियम के लिए 25 एकड़ का पट्टा सौंपा। आरसीए सचिव महेंद्र शर्मा को 25 एकड़ का पट्टा सौंपा गया। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। आज कांग्रेस ने गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला। पेट्रोल, डीजल, गैस के दामों में लगातार जो वृद्धि हो रही है, बेतहाशा महंगाई के विरोध में पैदल मार्च निकाला गया। मुख्य सचेतक डॉक्टर सीपी जोशी ने भी पैदल मार्च में शिरकत की। पीसीसी से शहीद स्मारक तक पैदल चल करके महंगाई के खिलाफ विरोध उत्साहित किया गया। शहीद स्मारक पर वक्ताओं ने महंगाई के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अगर खुद अपने पुराने भाषणों को सुन लें तो उन्हें गलानी होगी, उन्हें शर्म आएगी।
गुजरात सीएम रहते मोदी जी महंगाई को लेकर कोसते थे कांग्रेस की सरकार को। महंगाई खत्म करने का वादा करके सत्ता में बीजेपी की सरकार आई। अब जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिस तरीके से केंद्र सरकार की नीतियां हैं, उससे आम लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आवास पर जाकर शिष्टाचार मुलाकात की उसी वक्त की तस्वीर है। बिरला ने राजकुमार सिंह को नए दायित्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि परंपरागत ऊर्जा के साथ नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में असीम संभावनाएं। उन्होंने कहा है कि परंपरागत ऊर्जा के साथ नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। आज विश्व में ग्रीन एनर्जी के अधिकतम उत्पादन और उपयोग पर जोर। आशा करता हूं कि राजकुमार सिंह के नेतृत्व में इस दिशा में तेजी से काम होगा। इस दरमियान संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी वहां पर मौजूद रहे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और वी मुरलीधरन भी वहां पर मौजूद रहे। कांग्रेस की उपचुनाव रणनीति और सोशल इंजीनियरिंग। प्रभारियों की समन्वय सूची से साधे समीकरण। वल्लभनगर में प्रमोद भाया और उदयलाल आंजना को जिम्मा सौंपा गया है। भाया के जरिए जैन विश्व वर्ग को साधने का काम होगा। ओबीसी वर्ग के परिप्रेक्ष्य में रणनीति बनाएंगे मंत्री आंजना। दोनों ने राजसमंद उपचुनाव में भी देखा था टास्क और साथ ही टीम सीपी के तहत उन्होंने संभाला था मोर्चा। डांगी मतदाता को साधने के लिए पुष्कर डांगी को जिम्मा सौंपा गया है। पुष्कर डांगी के समाज के वोट वल्लभनगर में बहुतायत में हैं और आदिवासी वर्ग को साधने का जिम्मा 3 नेताओं को दिया गया है। विधायक दयाराम परमार, गणेश घोगरा, लाखन सिंह मीणा के जिम्मे हैं। परमार और घोगरा का ताल्लुक तो पहले से दक्षिणी राजस्थान से है और इसीलिए भी अब उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। लगातार उपचुनाव की तैयारी भी है। कांग्रेस के उपचुनाव को लेकर रणनीति और सोशल इंजीनियरिंग इसे आप कह सकते हैं। जहां पर जिसका प्रभाव है वहां के लिए जिम्मेदारी उसको सौंप दी गई है। महंगाई की पटरी पर तेज रफ्तार दौड़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम। 75 दिन में पेट्रोल 11 रुपए 95 पैसे और डीजल 9 रुपए 82 पैसे महंगा हुआ और इसीलिए हम कह रहे हैं कि महंगाई की पटरी पर बहुत तेज भाग रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। कोरोना संकट के दौर में आम आदमी की जेब तराश रही तेल कंपनियां। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत चढ़ने का भी असर इसको बताया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $76 प्रति बैरल है और ऐसे में देश में तेल कंपनियां अभी और भी दाम बढ़ा सकती हैं। कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। आज पेट्रोल 108 रुपए 71 पैसे और डीजल 99 रुपए 2 पैसे के उच्चतम स्तर पर बिक रहा है। तेल की कीमतें बढ़ने से खाद्य निर्माण, अन्य जरूरी जो वस्तुएं हैं वो भी महंगी हो गई हैं। आम आदमी त्रस्त है। केंद्र और राज्य सेंट्रल एक्साइज और वैट में कमी को भी तैयार नहीं है। हालांकि राज्य सरकार ने पिछले महीनों वैट में 2% की कमी की है, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है ये 2% की कमी भी नाकाफी साबित हो रही है। आम लोगों की निगाहें या तो राज्य की सरकार पर वैट के लिहाज से या फिर केंद्र की सरकार पर एक्साइज ड्यूटी के लिहाज से। क्रिकेटर प्रिया पूनिया छोड़ेगी राजस्थान। जानकार सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि अन्य राज्य से खेलने की तैयारी में प्रिया है। प्रिया पूनिया ने आरसीए से एनओसी मांगी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए खेलती हैं प्रिया पूनिया। मूलतः चूरू निवासी हैं प्रिया। अब उन्होंने एनओसी मांगी है आरसीए से। राजस्थान के चूरू जिले की रहने वाली है प्रिया। कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम का हिस्सा भी वो रह चुकी है। बीते साल राजस्थान में क्रिकेट एसोसिएशन ने एक कॉन्ट्रैक्ट प्रिया के साथ साइन किया था, जिसके बाद उन्हें राजस्थान की ओर से घरेलू टूर्नामेंट खेलना था, लेकिन अब एनओसी मांगी है। कहीं और राज्य से खेलने का मन बना लिया है। और इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट के साथ।